अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो पीडियाट्रिक के शॉर्ट लॉन्ग केसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है मूवमेंट डिसऑर्डर्स के ऊपर। आपको पता है कि जो पीडियाट्रिक शॉर्ट लॉन्ग केसेस के अंदर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरिया एक बहुत फेवरेट केस है, और डेफिनेटली जब भी आपके बच्चे के अंदर कोई मूवमेंट आएगी, चाहे उसको डिस्टोनिया है, कोरिया है, सिटोसिस है, ट्रेमर्स हैं, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे सारी मूवमेंट्स के बारे में पूछेगा, वो आपसे डेफिनेशन मांगेगा। तो अक्सर 90% जो हमारे रेजिडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उनके माइंड के अंदर जो है मूवमेंट का प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होता, कैसे उसको डिफाइन कराना है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है। सो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि आपने मूवमेंट को पिक कैसे करना है, उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, और उसको डिफाइन कैसे करना है, ताकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो और इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग केस के लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है ना वीडियोस की शक्ल में जो पेशेंट रियल वर्ल्ड पेशेंट होते हैं वो भी दिखाएंगे, ताकि आपका जो जो वीडियो इमेजिंग है आपके माइंड के अंदर वो क्लियर हो और आपको एग्जाम में इस चीज़ की हेल्प हो। जो लोग पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्टेड हैं और पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, जिसके अंदर पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज़ है, पीडियाट्रिक शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस डिस्कशन का सेक्शन है, और इसी तरह जो दूसरी प्ले लिस्ट है लाइक पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन के मेथड्स हैं, और गेट एग्जामिनेशन और डिफरेंट जो पीडियाट्रिक लेक्चर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो इनको आप गो थ्रू कीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है पीडियाट्रिक मूवमेंट डिसऑर्डर को, कि हमने मूवमेंट डिसऑर्डर को कैसे डिस्क्राइब, डिफ्रेंशिएट और डिफाइन कैसे करना है। सबसे पहले हम जनरल चीज़ों को बात कर लेते हैं कि जनरल कंसेप्ट्स क्या हैं। तो जब भी एग्जाम में आपका कोरिया केस आएगा, कोई डिस्टोनिया केस आएगा, डेफिनेटली जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा इसको क्या है, आप बोलेंगे कोरिया है, तो एग्जामिनर का ये क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन कोरिया। कोरिया है तो एक टिक्स क्यों नहीं है, एथिटोसिस क्यों नहीं है, माइक्रोन्स क्यों नहीं है। सो इसमें आपने कंफ्यूज हो जाना है। सो ये चीज़ आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। तो मूवमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या स्क्रीनिंग क्वेश्चन जब भी आपका अगर लॉन्ग केस होता है या वार्ड में वर्क कर रहे होते हैं आप, तो वो ये है कि आपने पूछना है कि क्या बच्चे के अंदर जो हरकत हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बिल्कुल झटका लग रही होती है, फिट्स लग रही होती हैं, और इवन हमारे लिए भी कन्फ्यूजिंग होती हैं। तो उस सूरत में जो स्क्रीनिंग क्वेश्चन है वो आपने ये पूछना है कि क्या ये जो चीज़ है, क्या जो मूवमेंट हो रही है बच्चे की, ये झटका लग रहा है, क्या ये जब बच्चा नींद में जाता है तो ये ख़त्म हो जाती है, तो उनका अगर वो मूवमेंट होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक स्क्रीनिंग क्वेश्चन है कि जब भी अगर किसी पेशेंट के अंदर मूवमेंट है, अबनॉर्मल मूवमेंट है, तो वो जैसे ही पेशेंट स्लीप में जाएगा तो वो डिसअपियर हो जाएगी। सो मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, इससे आप स्क्रीन कर सकते हैं उस पेशेंट को। अब जो भी मूवमेंट डिसऑर्डर हमारे हैं, उसके अंदर जो साइट ऑफ लीजन है वो क्या होती है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो उसके अंदर जो साइट ऑफ लीजन होती है वो बेसल गैंग्लिया होता है, एक्सेप्ट फॉर द टेक्सिया जिसको हम मूवमेंट में भी डिसऑर्डर में भी ले लेते हैं। तो उसके अंदर सेरिबेलम आपका होता है, या फिर आपका जो है वो आपका जो है वो वेस्ट्रिबुलोकोक्लियर सिस्टम हो सकता है, या फिर डोर्सल कॉलम जो है आपका वो हो सकता है। सो अदर बाकी सारी मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर आपका जो साइट ऑफ लीजन है वो बेसल गैंग्लिया है। मूवमेंट डिसऑर्डर हमारी तकरीबन सारी जो है वो इनवॉलेंट्री हैं, एक्सेप्ट फॉर द फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट फंक्शनली चीज़ें कर रहा होता है तो उसमें तो कोई लीजन नहीं होता। जो हमारी मूवमेंट है पीडियाट्रिक एज ग्रुप की, वो सारी हाइपरकाइनेटिक या रैपिड मूवमेंट है, एक्सेप्ट फॉर द एथिटोसिस जो कि स्लो मूवमेंट है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पार्किंसनिज्म तो रेयर है, लेकिन पार्किंसनियन लाइक डिजीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर मूवमेंट स्लो होती हैं। सो अदरवाइज सारी जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप की मूवमेंट है वो रैपिड या जो रैपिड या फास्ट मूवमेंट्स हैं। तो जब भी किसी मूवमेंट को आपने डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि मैंने किस किस कंपोनेंट को देखना है। आपने देखना है कि जो मूवमेंट है क्या वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री है। आपने देखना है कि जो मूवमेंट पेशेंट के अंदर हो रही है क्या ये फास्ट मूवमेंट है या स्लो मूवमेंट है। आपने देखना है कि जो मूवमेंट हो रही है क्या ये रेपिटेटिव है या नॉन रेपिटेटिव है, यानी कि वो अपने इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, जो एक दफ़ा हुई दोबारा वैसी हो रही है, ये क्या हो रही है। फिर आपने देखना है कि उस पेशेंट के अंदर टोन कैसी है। मिसाल के तौर पर अगर कोरिया होगा तो उसमें अंदर हाइपोटोनिया होगा, अगर उसको टिक्स होंगे तो टोन नॉर्मल होगी, अगर उसको डिस्टोनिया होगा तो टोन उसकी इंक्रीज होगी। सो आपने देखना है कि मूवमेंट रैपिड है या स्लो है, क्या मूवमेंट वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, क्या मूवमेंट जो है वो रेपिटेटिव है या नॉन रेपिटेटिव है, क्या मूवमेंट के साथ टोन कम है, नॉर्मल है या ज़्यादा है, और
इस पॉइंट्स से देख कर फिर आपने जो है वो मूवमेंट को आगे डिस्क्राइब करना है। इस तरह आपने देखना है कि क्या मूवमेंट सप्रेसेबल है या नहीं है, जो टिक्स होती हैं वो सप्रेसेबल होती हैं, क्या मूवमेंट के साथ पेशेंट को अर्ज तो नहीं हो रही। सो डेफिनेटली टिक्स के अनुसार जो है वो पेशेंट को अर्ज होती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होंगे, तब आप किसी भी मूवमेंट का एक खाका या इसका स्केच या उसका मैप बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जो आप मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी मूवमेंट है वो है डिस्टोनिया। नॉर्मली पता है आपको कि जब भी आप किसी भी ग्रुप, हमारे बॉडी के अंदर हर लिम्ब के ऊपर दो ग्रुप ऑफ मसल होते हैं, एक एगोनिस्ट मसल ग्रुप होता है और एक एंटागोनिस्ट होता है। जब भी आप किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो आपका एगोनिस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देता है, एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है, तो आप एक स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आपके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल दोनों एट अ टाइम जब काम एक्शन में आते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्टोनिया। सो डिस्टोनिया इज बेसिकली ए कंडीशन इन विच देयर इज हाइपोटोनिया along with a simultaneous contraction of the agonist and antagonist muscle, which leads to the twisting and abnormal posture of the limbs। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग और abnormal posture आ जाता है, जिसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। जो मूवमेंट है, जब भी आप किसी लिम्ब को इन एक्शन लेके आते हैं, किसी चीज को पकड़ेंगे, तो वो आपका जो है वो प्रोवोक होता है और ये वर्स होता है। सो ये पेनफुल होता है। सो पेनफुल है, मूवमेंट से ये प्रोवोक होता है, ट्विस्टिंग मोशन इन नेचर होता है और हाइपरटोनिया की रिप्रेजेंट करता है। ये बॉडी के लिम्स को इफेक्ट कर सकता है। इवन हमारे जो है टंग का डिस्टोनिया हो सकता है। विल्सन के बच्चे खा पी नहीं पाते, उनका रीज़न ये होता है कि टंग का डिस्टोनिया होता है तो प्रॉपरली वो स्वॉलो नहीं कर सकते, तो हमारे स्वॉलोइंग मसल का डिस्टोनिया भी हो सकता है। सो अगेन, जब भी डिस्टोनिया का पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने देखना है क्या वो डिस्टोनिक सीपी तो नहीं है, क्या वो विल्सन डिजीज तो नहीं है, क्या वो पी कैन तो नहीं है, क्या वो फाहर डिजीज तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंशियल्स हैं। और साथ में आपने देखना है क्या वो हेरिडेटरी डिस्टोनिया, यानी कि उसकी मॉर्निंग और इवनिंग की कोई डायरिया वेरिएशंस तो नहीं है जिसके अंदर हेरिडेटरी डिस्टोनिया या सिगावा डिजीज आती है। सो ये इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंशियल्स हैं जो डिस्टोनिया को लेके आपने देखने हैं। और डेफिनेटली अगर एक बहुत एक्यूट हो तो उसमें ड्रग की हिस्ट्री भी डिस्टोनिया के साथ आती है, कि ड्रग्स भी डिस्टोनिया करा देती हैं। सेकेंड हमारी मूवमेंट है ट्रेमर्स। सो ट्रेमर्स क्या हैं? ट्रेमर्स आर बेसिकली ए टाइप ऑफ रैपिड मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट in which there is oscillatory movement or shaking around a fixed axis। ट्रेमर में क्या होता है, सपोज अगर मेरे हाथ में ट्रेमर हो रहे हैं तो मेरा हाथ जो है ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, इसमें जो एक्सिस है उसके अराउंड हाथ मूव करता है। सो ये अराउंड फिक्स एक्सिस जो है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है और ये रेपिटेटिव होती है। सो ट्रेमर इज बेसिकली टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और शेकिंग मूवमेंट, ठीक है, दैट इज अराउंड ए स्पेसिफिक एक्सिस आर प्लेन। ठीक, तो उसके अराउंड जो मूवमेंट होगी उसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। अगेन, साइट ऑफ लीजन जो है हमारा बेसल गैंग्लिया होता है। ट्रेमर्स कैन बी एसेंशियल, एक्वायर्ड हो सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर फेमिलियल होते हैं मोस्टली, और एक्वायर्ड ट्रेमर मुख्तलिफ डिजीज में आ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में भी ट्रेमर्स आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपने उसको देखना है। थर्ड हमारी जो मूवमेंट है वो है कोरिया। कोरिया को हमने कैसे डिफाइन करना है? सो कोरिया इज बेसिकली ये रैपिड मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट, डांस लाइक मूवमेंट और जर्की मूवमेंट। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये प्रोक्सिमल से डिस्टल की तरफ जाती है। सो फ्लो इज फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल, कि बच्चा पहले ऐसा करेगा और फिर हाथ की तरफ जाएगा। सो प्रोक्सिमल टू डिस्टल की तरफ मूव करती है और ये सेमी पर्पसफुल मूवमेंट होती है। मतलब क्या है कि अगर मैंने सपोज मुझे कोरिया हो रहा है, मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है तो मैं उसको मुंह में ले लेता हूँ, या मैं उसको पीछे कर लेता हूँ, या मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो मैं इसको किसी काम, मतलब जो पेशेंट होता है क्योंकि वो कॉन्शियस होता है और वो देख रहा होता है कि मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो उस मूवमेंट को होता है किसी काम में ला देता है, उसके जेब हाथ में डाल देगा या साइड पे कर लेगा। सो इसको सेमी पर्पसफुल हम मूवमेंट कह सकते हैं। सो ये नॉन रेपिटेटिव होती है कि बच्चा एक दफ़ा तो ऐसे करेगा, दूसरी तरफ ऐसे करेगा। सो ये रेपिटेटिव नहीं होती कि वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, हर दफ़ा जो है वो मूवमेंट चेंज हो जाती है। सो रैपिड इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, jerky movement, dance like movement, flow is from proximal to distal, semi purposeful movement and non repetitive movement। तो ये सारी चीज़ें कोरिया के अंदर आती हैं। कोरिया के डिफरेंसेस आपको पता है, that can be rheumatic कोरिया, विल्सन डिजीज, SLE, ड्रग्स एंड cerebral palsy and Huntington disease। सारे ये डिफरेंसेस हैं जो आप कोरिया के केस के अंदर देख सकते हैं एज पर द एज ऑफ चाइल्ड, एज पर द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड। हमारी जो फोर्थ मूवमेंट है वो है टिक्स। कि टिक्स को आपने कैसे डिफाइन करना है? सो टिक्स की डेफिनेशन ये है कि टिक्स इज बेसिकली ए इनवॉलंटरी मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट। जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक्स के हैं वो तीन हैं। वो ये है कि पहली चीज़ ये है कि इसमें पेशेंट को अर्ज होती है। सो देयर इज कंपोनेंट ऑफ अर्ज, कि पेशेंट को अर्ज होएगी कि मैं ये मूवमेंट परफॉर्म करूं, और उसके परफॉर्म करने के बाद पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। फिर ये है कि ये मूवमेंट सप्रेसिबल है।
सो देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ अर्ज एंड दिस मूवमेंट इज स्प्रेसिबल, कि पेशेंट वॉलंटरीली इसको स्प्रेस कर सकता है, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ मसल में इन्वॉल्व होती है और ऑलवेज ये रेपिटेटिव होती है। अगर पेशेंट एक दफ़ा ब्लिंक कर रहा है तो हमेशा उसी चीज़ को बार बार करता है। सो इनवॉलंटरी, रैपिड, स्प्रेसिबल और रेपिटेटिव आई मूवमेंट है जो कि हमारी टिक्स कहलाती है। और जो टिक्स हैं डेफिनेटली वो वोकल टिक्स भी हो सकती हैं, वो मोटर टिक्स भी हो सकती हैं। वोकल टिक्स के अंदर पेशेंट वोकलाइजेशन करता है, जिससे कि वो अपना जैसे थ्रोट क्लियरिंग होती है वो कर सकता है, या फिर बाज़ दफ़ा वो जो है वो ख़ास जो साउंड्स निकालता है जिसको हम एक्वलिलिया पैरेलिया कहते हैं। जबकि जो मोटर टिक्स हैं उसके अंदर पेशेंट जो है वो शोल्डर श्रगिंग कर सकता है, आई ब्लिंकिंग कर सकता है। और बाज़ दफ़ा ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी आती हैं तो हम इसको कम्प्लेक्स टिक्स कहते हैं, जब मोटर और वोकल आ रही होती हैं। इसके डिफरेंट आगे कंडीशन है, जैसे कि टोरेट सिंड्रोम है, प्रोविजनल टिक्स डिसऑर्डर है, या परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर है। तो एक डिटेल्स है उसके अंदर, आप उसके अंदर जा सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली आपने जो है वो साइको सोशल फैक्टर्स को डेफिनेटली देखना है। हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं एथिटोसिस। एथिटोसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली इनवॉलेंट्री है, स्लो मूवमेंट है, इन्वॉल्विंग द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्स, मोस्टली हैंड्स को इन्वॉल्व करती है। और ये पिल रोलिंग टाइप की जो है वो ट्रेमर लाइक मूवमेंट होती है, जैसे कीड़े चल रहे होते हैं उस तरह की मूवमेंट है। सो एथिटोसिस बेसिकली ये स्लो मूवमेंट डिस्टल पार्ट को इन्वॉल्व कर रही है, इनवॉलेंट्री है और वर्म लाइक मूवमेंट होती है। जो पेशेंट हमारे जो कोरियोस्टाइड सीपी के होते हैं उसके अंदर ये मूवमेंट देखी गई है, इसको हम एथिटोसिस कहते हैं। और जो हमारे डिस्काइनेटिक या कोरियोस्टाइड सीबी के पेशेंट हैं उनके अंदर ये आती है, जिनके अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी की जो फाइंडिंग्स आती हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसको हम कहते हैं मायोक्लोनस। मायोक्लोनस क्या है कि मायोक्लोनस इज बेसिकली रैपिड और जो है सिंगल जो है शॉक लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल। पेशेंट बैठा हुआ है और एकदम उसका बाजू ऊपर गया, ये मायोक्लोनस होता है। आप वीडियो अगर आप देखें तो आपको अगर दो तरह की मायोक्लोनस नजर आते हैं। एक है बिनाइन स्लीप मायोक्लोनस, जिसके अंदर जो है वो बच्चे जो होते हैं जब वो नींद के अंदर जाते हैं तो उनका लिम्ब मूव करते हैं, जिसको हम बिनाइन स्लीप मायोक्लोनस कहते हैं। इसी तरह जो है जो मायोक्लोनिक मूवमेंट अगर आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको एक पेशेंट की जो एब्डोमिनल मायोक्लोनस मिल रहा है, इसमें एब्डोमिनल जो है वो मसल रैपिडली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एब्डोमिनल मायोक्लोनस कहते हैं। ये भी एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, एब्डोमिनल मूवमेंट है। जो हमारी लास्ट मूवमेंट है, एब्नॉर्मल मूवमेंट है, सेकंड लास्ट, उसको हम कहते हैं उस मूवमेंट को हम कहते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया क्या है? एटेक्सिया इज बेसिकली इनएबिलिटी टू परफॉर्म ए स्मूथ या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। सो एटेक्सिया इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और अनएबिलिटी टू परफॉर्म ए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो एटेक्सिया जो मोस्ट ऑब्वियस होता है वो गेट एटेक्सिया होता है, जो गेट चलते हुए पेशेंट को जो वो अनकोऑर्डिनेटेड गेट आता है। जो दूसरी कंडीशंस हैं जिसके अंदर टैक्सी आ सकता है वो आपके हैंड के अंदर टैक्सी आ सकता है कि आप अपना कोई हैंड से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ट्रंकल टैक्सी भी आ सकता है कि आप वहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहे थे, जब बैठते हैं तो आप गिरना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली टैक्सिया होता है। टैक्सिया अगेन आपको पता है कि सेरिबेलर टैक्सिया होता है, जिसमें पैथोलॉजी हमारी सेरिबेलम के अंदर होती है, या फिर आपका जो है वो सेंसरी टैक्सिया हो सकता है, इसके अंदर पैथोलॉजी आपकी या तो आई के अंदर होगी, या फिर आपके वेस्टिबुलो कोक्लियर यानी ईयर के अंदर होगी, या फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड यानी डोर्सल कॉलम के अंदर होगी। So टैक्सिया क्या है? टैक्सिया इज बेसिकली लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और अनएबिलिटी टू परफॉर्म स्टेडी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। सो वीडियो के अंदर भी आपको टैक्सिया नजर आता है, इसके अंदर पेशेंट जो है वो चल नहीं पा रहा, चलते हुए लटखड़ा जाता है और साइड पे स्वे करता है। सो ये बेसिकली क्या है? टैक्सिया है। सो अगेन ये एब्नॉर्मल मूवमेंट है और आपको इसकी फेमिलियरिटी होना भी ज़रूरी है। जो हमारी लास्ट मूवमेंट है वो है फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर। ये पेशेंट उसमें एब्नॉर्मल मूवमेंट तो शो कर रहा है लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब है। ये एब्नॉर्मल मूवमेंट किसी पैथोलॉजिकल काज की वजह से नहीं है, बल्कि पेशेंट के फंक्शनल एलिमेंट की वजह से आ रही हैं। पेशेंट को साइको सोशल एलिमेंट है, स्ट्रेस है, या कोई साइकेट्रिक इशू है, इसकी वजह से ये एब्नॉर्मल मूवमेंट आ रही होती हैं। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एब्नॉर्मल मूवमेंट होती हैं। तो अगर आप ये सारी बाकी चीज़ें आप निकाल लेंगे एब्नॉर्मल मूवमेंट की, इसके अंदर कोरिया, एथिटोसिस, टिक्स, माइक्रोनस, तो जो चीज़ बच जाती है वो फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर आ जाती है। इसके अंदर पेशेंट थ्रैशिंग मूवमेंट करता है। और ये जब आप बाकी वीडियोस आप पेशेंट को 2-3 पेशेंट आप बार बार इसके देखते हैं तो आप वो वहीं से पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी और फिट कैटेगरी के अंदर ये फिट नहीं हो रही होती। सो आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो है जो कंसेप्ट है आपका क्लियर करने में इसको मदद मिली होगी। दूसरों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, और दूसरे जो है जो कंटेंट रिलेटेड कंटेंट है इंशाल्लाह वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसको भी देखें। थैंक यू।